नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कौन से चैप्टर के बारे में? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों। और लास्ट डे हमने इस चैप्टर के अंदर में पढ़ा था किसके बारे में? लॉर्ड विलियम वेंटिक के बारे में, चार्ल्स मेटकाफ के बारे में एंड लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में हम पढ़ चुके थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? लॉर्ड एलन ब्रो, है ना। लॉर्ड एलन ब्रो से कहानी हमारी स्टार्ट होगी, सो जाएगी लॉर्ड डलहौजी तक। लॉर्ड डलहौजी तक हम पढ़ने की आज कोशिश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अपने जो बेल आइकन है उसको भी एक्टिव कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सीधा आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सकती है और आप कोई भी नोटिफिकेशन से, कोई भी अपडेट से वंचित नहीं रह सकते। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं, जो होगी हमारी लॉर्ड एलन ब्रो की कहानी, है ना। नेक्स्ट जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो था लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो, एलन ब्रो, बी बोरो, BOROUGH, ये होता है बोरो। लॉर्ड एलन ब्रो। तो ये जो है प्यारे दोस्तों, अपना पदभार कब संभाला था एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1842 में, है ना। और रिटायर कब हुआ? 1844 में। 42 में स्टार्ट हुआ था इसकी कार्यकाल अवधि और 44 में इसको रिटायरमेंट मिल गया था। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 2 इयर्स के लिए ये क्या बना था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये है कहानी लॉर्ड एलन ब्रो की, शुरू होगी अब। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि इसके टाइम में क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो इसके टाइम में जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, अफगान वॉर was ended in 1842। तो जब ये बना लॉर्ड एलन ब्रो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब क्या हुआ कि जो प्रथम आंग्ल अफगानिस्तान का जो युद्ध हुआ था, है ना, प्रथम ब्रिटिशर्सों और अफगानों के बीच में जो प्रथम युद्ध हुआ था प्यारे दोस्तों, उसका द एंड हो गया था। मतलब कि युद्ध समाप्त हुई थी कब? 1842 ईस्वी में, है ना। तो प्रथम लिख सकते हैं आप हिंदी में, प्रथम ब्रिटिश और अफगानियों के बीच का युद्ध 1842 ईस्वी में समाप्त हुआ था या फिर विराम लगा था। अब बात करेंगे कि चार्ल्स नेपियर नाम का एक सेनापति था अंग्रेजों का, है ना, आर्मी चीफ था। इसने क्या किया था? कॉन्कर्ड सिंध एंड एडेड इट इनटू ब्रिटिश एम्पायर। चार्ल्स नेपियर कॉन्कर्ड सिंध, है ना, एंड एडेड इट इनटू ब्रिटिश एम्पायर। चार्ल्स नेपियर जो था, चार्ल्स नेपियर ने सिंध पर
कब्जा या फिर अधिकार करके उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ओके, तो ये था चार्ल्स नेपियर, जिसने कहाँ पर कब्जा कर लिया, कहाँ अधिकार कर लिया, सिंध पर, और उसको किस पर, कहाँ मिला लिया, अपने ब्रिटिश साम्राज्य पर मिला लिया। तो ये सब लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम पीरियड में ही ये सारी घटनाएं हो रही थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट की 1843 की, है ना। 1843 में क्या हुआ था? इसमें जो हुआ था प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने ग्वालियर पर क्या किया? अधिकार कर लिया। ओके, तो अधिकार कैसे कर लिया प्यारे दोस्तों? उस समय वहां की जो शासिका थी, ताराबाई थी, है ना। उस समय वहां ग्वालियर की शासिका जो थी वो कौन थी? ताराबाई, है ना। और ताराबाई ताराबाई जो थी, इनके पति का जो नाम था, है ना, क्या था? पति का नाम दौलत राव सिंधिया था, है ना। दौलत राव सिंधिया। पति का नाम क्या था इनके? दौलत राव सिंधिया। और उसमें शासन कौन कर रही थी? यही ताराबाई कर रही थी, शासिका थी। कहाँ की? ग्वालियर की। तो इनको कैसे अपने अधिकार में कर लिया अंग्रेजों ने? क्योंकि ये जो दोनों थे ना, ताराबाई और दौलत राव सिंधिया, ये दोनों क्या थे? निसंतान थे। इनका कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं था, है ना। निसंतान थे। तो इसी का फायदा उठाकर, निसंतान होने का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? यहाँ पर अधिकार कर लिया था। कहा कि आपका तो कोई वंशज नहीं है, इस देश की, इस राज्य की या फिर इस प्रजा की देखभाल करने वाला कोई है नहीं अब, तो इसकी देखभाल अब हम करेंगे। और जबरदस्ती उनसे क्या कर लिया? वो राजपाट छीन करके अपने अधिकार में कर लिया अंग्रेजों ने। कब? 1843 में, जब लॉर्ड एलन ब्रो क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और एक और घटना जो है या फिर बात कही जा सकती है लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम में, क्योंकि ये इनका ज़्यादा कार्यकाल तो था नहीं। तो 1843 ईस्वी में ही 1843 ईस्वी में ही क्या हुआ था कि एक्ट 5 के तहत, एक्ट 5 के तहत क्या हुआ? एलन ब्रो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। एक्ट 5 के अधिनियम 5 के तहत एलन ब्रो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।
तो ये जो है मुख्य बात जो है प्यारे दोस्तों लॉर्ड एलनब्रो में हमें पढ़नी होती है। अब आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग्स, है ना। ये लॉर्ड हार्डिंग्स कौन था, कितने टाइम तक अपने पोस्ट पर रहा, इसके बारे में देखते हैं। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप जरूर नोट करते जाएं। तो चलिए प्यारे दोस्तों बात करते हैं अब लॉर्ड हार्डिंग्स की। हार्डिंग्स नाम भी इन लोगों का बहुत हार्डिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग्स, है ना, जो 1844 से 48 तक, पूरा ही लिख देता हूँ, 1848 तक जो था ये क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पर रहा था, है ना। तो आगे चलिए बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग्स की। तो लॉर्ड हार्डिंग्स के समय कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई ये देखते हैं। 1845 से 46 तक एक युद्ध चला। 1845 से 1846 तक जो है 1 साल तक एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था फर्स्ट एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, है ना। प्रथम ब्रिटिश सिख युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1845 से 46 में। एज पर दिस वॉर इन 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर बिकेम, है ना। और इसी वॉर के तहत या फिर इसी युद्ध के तहत क्या हुआ था, 1846 में, इसी युद्ध के तहत इन 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि कब हुई थी, 1846 में। कौन से युद्ध के तहत, एंग्लो सिख वार जो हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, प्रथम ब्रिटिश सिख युद्ध। कब, 1845 टू 1846, 1845 से 1846 के बीच में ये युद्ध हुआ था। ही प्रोहिबिटेड गर्ल्स सेक्रीफाइस सिस्टम, ही प्रोहिबिटेड गर्ल्स सेक्रीफाइस सिस्टम। इसने क्या किया था, इसने बालिका बलि प्रथा, बालिका बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, है ना। कौन से प्रथा पर, बालिका बलि प्रथा पर। समाज में बहुत सारी अंधविश्वास फैले हुए थे, जहाँ पर क्या, कहीं पर मानव बलि प्रथा, कहीं पर शिशु बलि प्रथा, कहीं पर बालिका बलि प्रथा, ये सब सारी चीजें घटनाएं होती रहती थी। तो इसी बालिका बलि प्रथा पर जो है इसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया, किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने। इन 1846 he prohibited human sacrifice system also. In
1846 ही प्रोहिबिटेड ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम ऑल्सो, इसने 1946 में, है ना, कब, 1946 ईस्वी में इसने क्या किया था, इसने मानव बलि प्रथा, मानव बलि प्रथा पर रोक लगाई या फिर प्रतिबंध, रोक लगाया, है ना। तो कहीं पर बालिका बलि प्रथा होता था, मानव बलि प्रथा होता था, ये सब अंधविश्वास हमारे देश में बहुत बुरी तरीका से फैला हुआ था। अभी भी कुछ कुछ गांव देहात में जो है अंधविश्वास हमें देखने को मिलता है। इंग्लिश बिकेम कंपलसरी फॉर अपॉइंटमेंट्स, है ना, इंग्लिश बिकम्स कंपलसरी, इंग्लिश बिकम कंपलसरी फॉर अपॉइंटमेंट, नियुक्तियों के लिए, कोई भी जब नियुक्ति होता था तो नियुक्तियों के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य, कंपलसरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया नियुक्तियों के लिए अंग्रेजी भाषा को, लैंग्वेज को, पढ़ाई को, एजुकेशन को, अब जो भी कर सकते हैं। सॉल्ट टैक्स बिकम हाफ बाय हार्डिंग्स, है ना, सॉल्ट टैक्स बिकम हाफ बाय हार्डिंग्स, सॉल्ट टैक्स बिकम हाफ बाय हार्डिंग्स, तो हार्डिंग्स के द्वारा, हार्डिंग्स के द्वारा नमक कर आधा कर दिया गया, है ना। तो हार्डिंग्स के द्वारा नमक कर आधा कर दिया गया। तो ये थी प्यारे दोस्तों हार्डिंग्स के समय में होने वाली कुछ चीजें जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, जो बहुत ही फेमस रहा अपने समय में, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखते हैं, इसके बारे में और विस्तृत हम जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम को लेकर, प्यारे दोस्तों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमें भी वही चीज़ें पढ़नी चाहिए। बेकार के हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ये एक बुक भी पढ़ सकते हैं इस टॉपिक पर, ये जो है गवर्नर वॉइसरॉय, है ना। ये अगर टॉपिक आप देखें प्यारे दोस्तों तो एक बुक में भी नहीं आ सकता, लेकिन हमें कौन सी चीज़ों को पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों का डिस्कस करना है। बेकार की फालतू चीज़ों को हमें डिस्कस नहीं करना है प्यारे दोस्तों, है ना। इसलिए कम पढ़े और उचित पढ़े, स्मार्ट तरीके से। एक तो आदमी मेहनत करने को बहुत मेहनत करता है, लेकिन क्या सही तरीके से अगर मेहनत ना किया जाए तो सफलता मिल सकती है प्यारे दोस्तों? नहीं। इसलिए हमें वही चीज़ों को स्टडी करनी चाहिए जो एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट। हाँ, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, जिससे संभावनाएं बनती हैं, वही चीज़ों को। बेकार की चीज़ें पढ़ करके हमारा ही टाइम लॉस्ट होगा और हमारे काम के लिए कुछ भी आ पाएगा नहीं। तो आप बात करेंगे फेमस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो था, कौन, लॉर्ड डलहौजी,
तो ये जो डलहौजिया था ने, ये बना था 1848 से 1856 के बीच में, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी बहुत सारे कार्यों के लेकर फेमस था। एक तो ये हड़प की नीति लेकर आया था। जैसे ही ये बना गवर्नर जनरल, तो अपने साथ एक नीति अप्लाई किया जिसको बोलते हैं हड़प की नीति या फिर विस्तारवादी नीति। इसी विस्तारवादी नीति के तहत जो है इसने क्या किया, बहुत सारे क्षेत्रों को, साम्राज्यों को क्या किया, हड़प करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। और साथ ही साथ इसने क्या किया था, सबसे मैं समझूं तो हमारे देश के लिए एक प्रयोग जो ये किया था, सबसे सफल प्रयोग या फिर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यूजफुल प्रयोग हम कह सकते हैं, और वो था ट्रेन का आविष्कार या फिर ट्रेन चलाने की घटना। तो यही जो डलहौजी था ना प्यारे दोस्तों, सबसे पहले भारत में रेल चलवाया था, ट्रेन चलवाया था। अगर भारत में ट्रेन चलने की अगर बात की जाए तो ये देन जो है किसकी है, लॉर्ड डलहौजी की है। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, एक एक बातें देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो बात करेंगे पहले कि जो डलहौजी था वो विस्तारवादी नीति के तहत डलहौजी को भारत भेजा गया था, है ना। ये जो डलहौजी है प्यारे दोस्तों, ये कौन से नीति के तहत आया था, वादी नीति के तहत भारत भेजा गया। तो लॉर्ड डलहौजी को कौन सी नीति के तहत भारत भेजा गया, विस्तारवादी नीति। और इसी विस्तारवादी नीति के तहत इसने क्या किया, इसी विस्तारवादी नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने हड़प की नीति चलाई, है ना। कौन सी नीति, हड़प की नीति इसने चलाई। तो हड़प की नीति को ही क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसने जो क्षेत्रों को हड़पा था वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि इसने अपने इस हड़प की नीति के तहत कौन कौन से जगहों को हड़पा था, ये हम पहले ही देख चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं फिर भी बता देता हूं कि हड़प की नीति के तहत हड़पे गए प्रांत कौन कौन थे। तो इस नीति के तहत हड़पे गए प्रांत, तो कौन कौन से प्रांत थे आप याद रखेंगे, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, यू और जनक JNAK। अगर ये आप याद रखते हैं एसएसबी, यू, जनक, तो इससे आपको पता चलेगा कि S4 कौन सा प्रांत को उसने हड़पा था, तो सतारा, है ना। कौन सा, सतारा को इसने सबसे पहले हड़पा। फिर एस से संबलपुर, है ना, और जैतपुर, एक ही साल में दोनों को हड़पा था। संबलपुर और जैतपुर। तो जो संबलपुर था प्यारे दोस्तों,
वो कहाँ का प्रांत था? उड़ीसा, है ना, उड़ीसा स्टेट में आता है ये। और फिर जैतपुर जो था, जैतपुर ये कौन सा स्टेट में आता है? ये महाराष्ट्र में आता है। हाँ, तो महाराष्ट्र का जैतपुर और उड़ीसा का संबलपुर, दोनों को ये एक ही साल में हड़पा था, इसलिए दोनों को एक साथ लिखते हैं, संबलपुर और जैतपुर। B4 जो है प्यारे दोस्तों, इसने बघाट, बघाट जो प्रांत था उसको भी हड़प के नीति के जरिए हड़प लिया था, बघाट। U4 जो था प्यारे दोस्तों, उदयपुर, उदयपुर, तो उदयपुर को भी इसने क्या कर लिया था? इस हड़प की नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़प लिया था। J4 झांसी, है ना, J4 झांसी, झांसी। N4 नागपुर, है ना, और फिर A4 अवध, A4 अवध, A4 अवध को भी इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए हड़पा। और K4 करौली, करौली, तो करौली को भी इसने हड़पा था। ओके, लेकिन ये जो करौली था ना प्यार दोस्तों, हड़पने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जन विद्रोह हुआ, है ना, तो जन विद्रोह के कारण जो फिर इसको छोड़ दिया गया। जन विद्रोह होने के कारण इसे, ओह, आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, इसे छोड़ दिया गया, है ना। तो इस तरह से सतारा जो था वो फर्स्ट प्रांत था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प की नीति के तहत हड़पा गया डलहौजी द्वारा। पहला प्रांत सतारा था, है ना। और ये जो अवध है, अवध was last province which was doctrine of lapse and conquered by डलहौजी। तो लास्ट प्रोविंस, लास्ट प्रांत कौन था? अवध। तो आपको सबसे ज़्यादा जो है याद करने की ज़रूरत पड़ती है इन्हीं दोनों को, हमेशा एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट ही पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा जाने वाला पहला प्रांत कौन था? तो पहला प्रांत था सतारा, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है हड़पा जाने वाला लास्ट प्रांत कौन था? तो वो था अवध। तो इस तरह से आपको इन दोनों को इम्पोर्टेंस देकर के याद रखने की जरूरत है ना। तो आजकल एडवांस क्वेश्चन भी बन रहे हैं, आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांत है जो डलहौजी के द्वारा नहीं हड़पा गया था। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा आपको, और ऑप्शन देने के बाद एक इनमें से 3 रहेंगे और एक नहीं रहेगा। तो उसी तरह से आपको इस तरह से नाम भी कम से कम याद रखने हैं। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं प्यार दोस्तों। तो ये थे हड़पे गए प्रांत डलहौजी के द्वारा। अब बात करेंगे कुछ और, फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ।
चलिए देखते हैं और डलहौजी के बारे में नेक्स्ट क्या है। तो इसके नेक्स्ट में हम देखते हैं कि 1848 ईस्वी में, है ना, 1848 ईस्वी में क्या हुआ कि पंजाब पर अधिकार कर लिया गया और महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनकारी बनाकर लंदन भेज दिया गया, है ना। 1848 में पंजाब पर अधिकार कर लिया गया और यहाँ के जो महाराजा थे, कौन, दलीप सिंह, उसको अंग्रेजों ने क्या बना दिया, पेंशनकारी बनाकर लंदन भेज दिया गया, है ना। महाराजा दलीप सिंह को पेंशनकारी बनाकर कहाँ भेज दिया गया, लंदन भेज दिया गया। जहां पर उनको क्या मिलने लगा, पेंशन, है ना। और 1849 में जब ये दलीप सिंह, पागल इंसान, मैं तो पागल ही कहूंगा, क्योंकि इसने ही हमारा जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, है ना, जिसकी मांग बहुत लंबे समय तक इंडिया ने अंग्रेजों से, मतलब कि ब्रिटिशर से करते रहे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया। तो यही महाराजा दलीप सिंह ने 1849 में, कब, 1849 में जो है कोहिनूर डायमंड को, कोहिनूर डायमंड जो था, हीरा जो था, कोहिनूर हीरा, इसको भेंट कर दिया, है ना, मतलब कि उपहार स्वरूप दे दिया, किसको, विक्टोरिया जो थी वहां की महारानी, उसको, है ना। कोहिनूर हीरा दे दिया किसको, महारानी विक्टोरिया को। तो अगर आपको देखनी हो कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी, पूरी इतिहास जाननी हो, तो इससे पहले मैं शुरुआत में ही इसकी कहानी जो है पढ़ा चुका हूँ। इसका पूरा इतिहास डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि कौन कौन से आदमी के पास कितने दिनों तक रहा, कौन से आदमी के बाद कौन से आदमी के पास गया, है ना, कहाँ कहाँ ये कोहिनूर हीरा जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत, उत्तर भारत से फिर इराक, है ना, कहाँ कहाँ ये घुमा, ये सारी चीज़ें जो है मैं डिटेल से पूरा एक लंबे वीडियो में बता चुका हूँ प्यारे दोस्तों। अगर आपको कोहिनूर हीरे की वो जो है इतिहास जाननी है, और आई होप आपको जानना ही चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लें, हिस्ट्री ऑफ कोहिनूर डायमंड। तो ये था घटना 1848 और 49 का। उसके बाद बात करते हैं हम प्यार दोस्तों, तो इसके बाद की जो घटना आती है हमारे सामने, वो आती है कि 1850 में, कब, 1850 में जो है सिक्किम, है ना, सिक्किम को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, है ना। सिक्किम जो था, सिक्किम को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, कब, 1850 में। उसके बाद बात करते हैं कि अंग्रेजों ने जो है अपनी ग्रीष्म काल के लिए एक अलग राजधानी बनाई, वो था शिमला, है ना। तो शिमला को अंग्रेजों या फिर ब्रिटिशर्सों ने अपनी ग्रीष्म राजधानी बनाई। तो शिमला को ही क्यों बनाया प्यार दोस्तों, क्योंकि शिमला जो है एक
ठंडा प्रदेश वाला इलाका है ना, जहाँ पर ठंडा मौसम पाया जाता है। तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी होता है, गोरे लोग जो थे अंग्रेज, उनको गर्मी ज़्यादा पसंद नहीं होती थी, बर्दाश्त नहीं होता था, तो अपनी छुट्टियां मनाने में कहाँ चले जाते थे बड़े बड़े ऑफिसर? शिमला चले जाते थे, है ना। इसलिए शिमला को क्या बनाया गया था? ग्रीष्म राजधानी बनाया गया था अंग्रेजों का। अब बात करते हैं क्या और डलहौजी ने क्या खास काम किया। तो स्थापना की PWD की, है ना, फाउंडेड PWD का मतलब है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना। तो ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है प्यारे दोस्तों, इसी को बोलते हैं लोक निर्माण विभाग, है ना। तो PWD की जो है स्थापना करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो लोक निर्माण विभाग, और बात करते हैं कि इसने और क्या शुरू किया। पोस्ट ऑफिस सर्विस, है ना। ही स्टार्टेड इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट, इसने भारतीय डाक विभाग की शुरुआत की। डाक विभाग की शुरुआत किसने की? यही लॉर्ड डलहौजी। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, इसने और क्या शुरू किया। ही ऑल्सो स्टार्टेड टेलीग्राम सर्विस, इसने तार सेवा की भी शुरुआत की। इसने तार सेवा की भी शुरुआत की। ही ऑल्सो स्टार्टेड टेलीग्राम सर्विस। तो ये जो तार सेवा चलता है हमारे इंडिया में, अब नहीं चलता, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, रोक कर दिया गया प्यारे दोस्तों। कब? 2014 से ये जो है तार सेवा अब इंडिया में बंद हो चुका है, रोक दिया गया है। तो आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि ही स्टार्टेड पोस्टेज टिकट ऑल्सो, है ना। ही स्टार्टेड पोस्टेज टिकट ऑल्सो, इसने डाक टिकट की भी सेवा जो है, या फिर डाक टिकट चलाने की जो प्रथा है वो भी इसी ने शुरू की, है ना। डाक टिकट की शुरुआत भी इसी ने किया। तो जब हम पोस्टर लगाते हैं तो उसमें डाक टिकट चिपकाना पड़ता है ना। अब आगे बात करेंगे प्यारे दोस्तों, फिलहाल मैं इसे इरेज करने वाला हूं, जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, वो घटना, वो काम जिससे इंडिया को एक नई दिशा मिली विकास के लिए, और अंग्रेजों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। इंडिया तो अब उठा रहा है, बाद में तरक्की किया इंडिया उससे, लेकिन पहले अंग्रेज उससे खूब अपना जो है धन संपत्ति इकट्ठा करके अपने देश भेजते रहे। और वो चीज थी ट्रेन, रेल, है ना, छुक 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 ट्रेन। तो सबसे पहले जो है ट्रेन चलाने का जो काम है ना, पैसेंजर ट्रेन जो है सबसे फर्स्ट इंडिया में चला था इसी के शासन काल के दौरान। तो आप लिख सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट
he started first passenger train, most important, he started first passenger train of India in 16 April 1853, 16 April 1853 from Bombay to Thane for 34 kilometer. In 16 April 1853 from Bombay to Thane for 34 किलोमीटर। तो घटना है कब की? 16 अप्रैल 1853 की। 16 अप्रैल 1853। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो डलहौजी महोदय थे, इन्होंने भारत की प्रथम सवारी ट्रेन कह सकते हैं या फिर पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन, प्रथम भारत की लिखिए या फिर भारत में प्रथम पैसेंजर ट्रेन चलाया। तो भारत की प्रथम पैसेंजर ट्रेन कब चलाई है प्यारे दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 को। तो ये कहाँ से कहाँ चला था प्यारे दोस्तों? फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे, है ना, बम्बई से ठाणे के बीच ये ट्रेन चलाया गया था। फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे, है ना, बम्बई से ठाणे के बीच ये ट्रेन सर्वप्रथम चली थी। और कितना दूरी चली थी प्यारे दोस्तों? जो दूरी था प्यारे दोस्तों वो था 34 किलोमीटर, है ना, 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। और ट्रेन का नेम क्या था, नाम क्या था? उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, है ना, करिया सुंदरी, काली सुंदरी। तो ट्रेन का नेम क्या था? ट्रेन का नाम जो था प्यारे दोस्तों वो था ब्लैक ब्यूटी, है ना, करिया सुंदरी। तो ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। और उसमें कितने बोगी थे, कितने डिब्बे थे? तो उसमें जो डिब्बे थे प्यारे दोस्तों वो डिब्बे थे 4। इसमें कितने डिब्बे थे? 4 कोच कहिए या फिर 4 डिब्बों वाला ट्रेन था, है ना। उसमें 4 डिब्बे ट्रेन के थे, मतलब कि 4 जो पैसेंजर बैठने वाला जो होता है ना कोच, तो उसमें 4 कोच ही प्रेजेंट था। और कितना दूरी चला था? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ? बम्बई से ठाणे। उसका नाम क्या था ट्रेन का? ब्लैक ब्यूटी। और वह ट्रेन कौन सा ट्रेन था? प्रथम पैसेंजर ट्रेन था, है ना, सवारी वाला यात्री ट्रेन। और कब चला था? सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 में। तो 16 अप्रैल 1853 को वो ट्रेनवा चलाया था कौन? लॉर्ड डलहौजिया, जो बहुत अच्छा काम किया था हमारे अनुसार, लेकिन अपने फायदे के लिए किया था उस समय, लेकिन उसका फायदा अब हम ले रहे हैं। उसके बाद डलहौजी ने क्या किया? जो ब्रिटिश तोपखाना था, है ना, डलहौजी ने क्या किया? ब्रिटिश तोपखाना, तोपखाना का मतलब जो है जहां पर गोला बारूद, बंदूक,
ये सारी चीज़ें हथियार बनती थी। तो ब्रिटिश तोप खाना को हस्तांतरित कर दिया। हस्तांतरित कर दिया मतलब कि बदल दिया। कहाँ से? कलकत्ता से मेरठ, है ना, कलकत्ता से मेरठ। पहले जो था ये फैक्ट्री, है ना, हथियार बनाने वाली, तोपखाना जिसको बोलते हैं, तो ये जो फैक्ट्री थी तोपखाना, इसको कलकत्ता में पहले स्टैब्लिश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद यहाँ से हटा करके कहाँ ले गया है? मेरठ, है ना। तो ब्रिटिश तोपखानों को हस्तांतरित करके कहाँ पर ले गया? कलकत्ता से मेरठ ले गया, है ना। तो ये जो ब्रिटिश तोपखाना था, ब्रिटिश गन फैक्ट्री था, वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू मेरठ। अब बात करेंगे नेक्स्ट कि चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, है ना। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया किस लिए? फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन 1857। 1854 में जो है क्या लाया गया? चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है लाया गया कब? 1854 में, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, शैक्षणिक सुधार करने के लिए ही चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है लाया गया। चार्ल्स वुड घोषणा लाया गया कब? 1854 में, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, है ना, शैक्षणिक सुधार के लिए, शिक्षा में कुछ परिवर्तन हो, इसके लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच आया 1854 में। और इसी डिस्पैच के तहत क्या किया गया? फाउंडेड 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एज पर दिस डिस्पैच देयर वेयर फाउंडेड 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसी डिस्पैच के तहत जो है क्या किया गया? इस डिस्पैच के तहत फाउंडेड 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो 3 मुख्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो है स्थापना किया गया। और वो कौन कौन था? तो उनमें से था प्यारे दोस्तों कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, है ना। कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो वो कौन कौन थे? एक था कलकत्ता, और मद्रास के बाद बॉम्बे, जो अब हो गया मुंबई। कब? इन 1857, 1857 में। 1857 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जो था कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय। किसके तहत किया गया था? ये चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत इनकी स्थापना की गई थी। तो प्यारे दोस्तों मैं इसे इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। आई होप आप साथ ही साथ नोट जरूर करते जा रहे होंगे। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि 1853 में चार्टर एक्ट जो था,
इसी के टाइम आया 1853 वाला जो चार्टर्ड एक्ट था। 1853 चार्टर एक्ट या फिर चार्टर अधिनियम भारत भेजा गया। 1853 में। और फिर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, उसके बाद इसी अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम, 1853 के अधिनियम के तहत जो है क्या शुरू हुआ, रिटेन एग्जामिनेशन शुरू हुआ, है ना, लिखित परीक्षा शुरू किया गया, किसके लिए, आईसीएस के लिए, है ना। तो इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है रिटेन एग्जामिनेशन were started for ICS इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा के लिए जो नियुक्ति होता था, जो रिक्वायरमेंट होता था, है ना, वो पहले इंटरव्यू बेस पर या फिर जो भी उसके लिए क्राइटेरिया बनाता होगा उसके आधार पर होता था। लेकिन जैसे ही 1853 का चार्टर्ड एक्ट आया तो इसके लिए क्या लागू कर दिया गया, रिटेन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा शुरू कर दी गई, किसके लिए, भारतीय नागरिक सेवा का जो पोस्ट होता था उसके लिए। अब बात करेंगे ही स्टार्टेड रिनोवेशन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड इन 1854 और 1854 में ही इसने क्या किया, रिनोवेशन मतलब कि जहाँ जहाँ खराब हो रहा था उसको मरम्मत करने का काम किया, ग्रैंड ट्रंक रोड का, है ना। 1854 में इसने क्या किया, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत शुरू कराई। उसके बाद है प्यारे दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे, कराची, कलकत्ता पोर्ट्स, है ना। उसके बाद इसने क्या किया, बॉम्बे, कराची और कलकत्ता बंदरगाहों के विकास की या फिर इस पर थोड़ा सा डेवलपमेंट करने का काम किया, डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे, कराची एंड कलकत्ता पोर्ट्स। तो ये हुआ। उसके बाद इसने क्या किया, लास्ट में एक काम कि अपने समय रहते 1856 में इसने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह विधेयक पेश किया, है ना, विधवा पुनर्विवाह विधेयक पेश किया, है ना। तो 1856 ईस्वी में इसने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह विधेयक पेश किया था। मतलब कि पहले क्या होता था कि विधवा जो हो जाती थी उसको समाज में दूसरी शादी करने का जो है अनुमति या फिर नियम कानून ऐसा नहीं होता था, उसको लोग दूसरी विवाह नहीं करने देते थे। एक तरह से ये रीति रिवाज था हमारे इंडिया में, हमारे भारत के समाज में।
तो इसी पद्धति को इसने बंद करने के लिए इसने क्या विधेयक पेश किया, कौन सा बिल पेश किया? विधवा पुनर्विवाह विधेयक, जो कब लाया इसने? 1856 में ये अपने संसद के हैं या फिर जो भी होती है प्रक्रिया उसमें पेश किया। पास उस समय नहीं हुआ था ये विधेयक, सिर्फ ये रिप्रेजेंट किया था। तो इन 1856 ही रिप्रेजेंटेड विडो रीमैरेज बिल। अगेन in 1856 he represented widow remarriage bill। ओके, तो यहीं तक जो है सफर चलता है लॉर्ड डलहौजी का, और फिर इसके बाद क्या है, ये जो पोस्ट चल रहा था प्यारे दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, और क्या चलेगा इसके जगह पर? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। कौन? वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के वायसराय। और हम कल पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग, है ना, किसके बारे में? लॉर्ड कैनिंग, जो क्या था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बनेगा। तो प्यारे दोस्तों बनेगा नहीं, बना था, तो हमारे लिए कल बनेगा। ओके, तो ये बातें जो है प्यारे दोस्तों हमें जाननी है, और इस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो है टॉपिक फिनिश होता है। टुमारो वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक विच विल वायसराय ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही, एनफ फॉर टुडे। सो वी विल meet again tomorrow with a next or new topic। So friends, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड जय झारखंड।